वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर सेकंड से अभिप्रेरणा के बारे में जानेंगे। मोटिवेशन, इसकी परिभाषा जानेंगे और कुछ सिद्धांत दिए गए हैं मोटिवेशन को, उनको जानेंगे। और अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उनको जानेंगे। अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो अभिप्रेरणा शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, ये जान लेते हैं। अभिप्रेरणा शिक्षा मनोविज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संप्रत्यय माना जाता है जो प्राणी के व्यवहार में को नियंत्रित करता है। तो अभिप्रेरणा वह है जो प्राणी के व्यवहार को नियंत्रित करता है और उसे एक उचित दिशा की ओर अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है। अभिप्रेरणा कुशल अधिगम की आधारशिला होती है। तो एक अच्छे और कुशल अधिगम के लिए अभिप्रेरणा जो है आधार का काम करती है, आधारशिला होती है। अभिप्रेरणा के अभाव में हम उत्तम अधिगम की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभिप्रेरणा ही अधिगम का आधार है। स्किनर ने अभिप्रेरणा के बारे में एक डेफिनेशन दी है कि अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। तो अब प्रेरणा जो होती है, मोटिवेशन जो है, इसी के द्वारा सीखा जा सकता है, उसी के द्वारा सीखने का मार्ग दिया जाता है। तो यही जो है राजमार्ग कहलाती है सीखने के लिए। मोटिवेशन शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। और मोटम का अर्थ होता है मूव करना, मतलब कि आगे बढ़ना, मोटर या फिर कोई मोशन, गति कोई भी। अभिप्रेरणा की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो वुडवर्थ ने अभिप्रेरणा की परिभाषा दी है। इन्होंने बताया है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा होती है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो अभिप्रेरणा के द्वारा ही व्यक्ति की ऐसी दशाएं दिखाई जाती हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति कराती हैं और किसी निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती हैं। फिर गिलफर्ड ने एक परिभाषा दी थी अभिप्रेरणा के बारे में। तो इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है। तो अभिप्रेरणा जो होती है वो एक आंतरिक कारक होता है व्यक्ति में, और एक आंतरिक दशा होती है जिसमें क्रिया को आरंभ करने और बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। तो अभिप्रेरणा के द्वारा ही क्रिया को आरंभ करने की प्रेरणा मिलती है और क्रिया को बनाए रखने की प्रवृत्ति मिलती है। फिर गुड ने एक डेफिनेशन दी थी। तो इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। तो अभिप्रेरणा के द्वारा ही किसी भी क्रिया को प्रारंभ किया जाता है, उसे कंटिन्यूएशन में रखा जाता है, जारी रखा जाता है और उस पर कंट्रोल किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। तो कितने अभिप्रेरक होते हैं, इसको जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कैटेगराइज किया है। जैसे कि थॉमसन ने कैटेगराइज किया है स्वाभिप्रेरक, मतलब कि जो नेचुरल मोटिव्स होते हैं, और एक होते हैं कृत्रिम अभिप्रेरक, आर्टिफिशियल मोटिव्स। जो स्वाभिप्रेरक होंगे वह व्यक्ति के स्वभाव में ही पाए जाते हैं, जैसे कि खेलना, खुश रहना। तो ये सारे जो हैं स्वाभाविक अभिप्रेरक होते हैं। जबकि कृत्रिम अभिप्रेरक जो हैं ये नियंत्रित किए जाते हैं या प्रोत्साहित करने के लिए इनको उपयुक्त किया जाता है। जैसे कि पुरस्कार देना, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे आप पुरस्कार देते हैं, तो इसका मतलब है वो कृत्रिम अभिप्रेरक है, उससे व्यक्ति मोटिवेट होगा, उसे अभिप्रेरणा मिलेगी। फिर मैस्लो ने भी कैटेगराइज किया है अभिप्रेरक को। तो इन्होंने भी दो तरह से कैटेगराइजेशन किया है। मैस्लो ने एक जन्मजात अभिप्रेरक बताया है और एक अर्जित अभिप्रेरक बताया है। तो जन्मजात अभिप्रेरक जो होंगे वो व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाएंगे, जैसे कि भूख, प्यास और निद्रा। जबकि अर्जित अभिप्रेरक जो होंगे वो प्राणी अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, जैसे कि उसकी रुचि, उसकी प्रतिष्ठा। फिर गैरेट ने भी कैटेगराइज किया है अभिप्रेरक को। उन्होंने 3 तरह से कैटेगराइजेशन किया है। सबसे पहला था इसमें जैविक अभिप्रेरक,
जैविक अभिप्रेरक का मतलब था कि प्राणी की जैविक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो प्राणी की जो जैविक आवश्यकताएं होती है उनके स्वरूप जो अभिप्रेरक आता है उसे जैविक अभिप्रेरक कहा जाता है। जैसे कि हमारे हर तरह का संवेग, मतलब हर तरह का हमारा इमोशन जो है वो जैविक अभिप्रेरक होता है। इसमें क्रोध, प्रेम, भय इत्यादि जितने भी संवेग आते हैं वो जैविक अभिप्रेरक में आ जाएंगे। फिर गैरेट के अनुसार कैटेगराइजेशन था सेकंड नंबर पे मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक का मतलब था कि व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों की उत्पत्ति होती है। तो जब व्यक्ति की कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं आती हैं तो इनके फलस्वरूप जो अभिप्रेरक आते हैं उनको मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक का नाम दिया जाता है। जैसे कि रचनात्मक जिज्ञासा, मतलब हमारे अंदर जो जिज्ञासा आ रही है रचनात्मक, उसको हम मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कहेंगे। फिर सामाजिक अभिप्रेरक थे थर्ड नंबर पे। तो सामाजिक अभिप्रेरक सामाजिक मान्यताओं, संबंधों, परिस्थितियों, आदर्शों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि प्रतिष्ठा और सुरक्षा। तो ये सब सामाजिक अभिप्रेरक होते हैं। अब अभिप्रेरणा के कुछ घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये कौन कौन से घटक होते हैं जो व्यक्ति को अभिप्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं। इसमें है आवश्यकताएं। तो हमारी जो आवश्यकताएं होंगी वो हमारे लिए अभिप्रेरणा का काम करती हैं। आवश्यकता व्यक्ति की दैहिक असंतुलन अथवा कमी की ओर संकेत करती है। तो कोई भी तरह की कमी दिखाता है हमारी आवश्यकता। प्रत्येक प्राणी की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि भोजन, हवा और जल, और कुछ उसकी मनोसामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि सुरक्षा, स्नेह और सम्मान पाना। तो ये सारी आवश्यकताएं हैं जो एक घटक का काम करती हैं व्यक्ति के लिए, एक अभिप्रेरणा का घटक है ये सब। देन सेकेंड नंबर पे आता है अंतर्नोद, जिसको ड्राइव कहते हैं, अंतर्नोद। तो ये जो है इसे चालक भी कहा जाता है। प्राणी की आवश्यकताएं चालक को जन्म देती हैं, मतलब व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वही चालक को जन्म देती हैं, जिससे कि व्यक्ति आवश्यकता को पूर्ण करने या दूर करने के लिए व्यवहार अथवा क्रिया करने के लिए क्रियाशील रहे। तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए या उसको दूर करने के लिए अपने व्यवहार करता है, अपनी क्रिया करता है और वो लगातार क्रियाशील रहता है। अब थर्ड घटक था, तीसरा घटक था प्रोत्साहन, जिसको इंसेंटिव्स कहा गया। तो जिस व्यक्ति से आवश्यकता या चालक की समाप्ति होती है, तो जिस व्यक्ति में कोई भी आवश्यकता नहीं रह गई है, कोई भी जो है चालक नहीं बचा है, तो उसे प्रोत्साहन कहते हैं। प्रोत्साहन का संबंध निश्चित वस्तुओं से होता है। प्रोत्साहन का मतलब होता है कि कोई एक निश्चित वस्तु जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, जैसे कि भूख के लिए जो चालक होगा वो हमारा भोजन एक प्रोत्साहन का काम करता है। फिर चौथा घटक आता है अभिप्रेरक। अभिप्रेरक के बारे में मैकडूगल्स ने बताया है कि अभिप्रेरक व्यक्ति के अंदर वे दैहिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं होती हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती हैं। तो मैकडूगल्स का कहना था कि अभिप्रेरक व्यक्ति के अंदर ऐसी दैहिक और मनोवैज्ञानिक दशा होती है जो उसे निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए इंसेंटिव्स देती है, प्रवृत्त करती है। अब जान लेते हैं अभिप्रेरणा देने वाले कुछ घटक होते हैं। तो फैक्टर्स अकाउंटिंग फॉर मोटिवेशन, कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो अभिप्रेरणा देते हैं। तो हमारी उत्तेजना, मतलब किसी चीज़ के लिए हम कितने उत्तेजित हैं या हमारी आवश्यकता क्या है, उसके लिए हम क्या उत्तेजित हैं, हमारी उत्तेजना क्या है उसके लिए, ये भी हमारा अभिप्रेरणा के लिए एक घटक होता है। फिर हमारी आकांक्षाएं क्या हैं, तो ये भी हमारा अभिप्रेरणा के लिए घटक का काम करती हैं। प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स मिलना हमें, ये भी हमारे अभिप्रेरणा का कारक होते हैं। मतलब कि अगर आप एक बार टॉप करते हैं अपने क्लास में तो आपका मन होता है कि आप फिर से जो है और मेहनत करें ताकि आप टॉप कर सकें। देन फोर्थ नंबर पे होता है दंड या पनिशमेंट। ये सारे घटक हैं।
फिर अभिप्रेरणा के सिद्धांत की बात करेंगे, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इसमें सबसे पहली थ्योरी है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, जिसको इंसेंटिव्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं, इंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहेंगे। और यह सिद्धांत मैकडूगल्स, जेम्स और बर्ट ने प्रतिपादित किया था। इन तीनों के अनुसार, ये तीनों मनोवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशिष्ट व्यवहारिक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जिनकी क्रियाशीलता पर व्यक्ति अपने सापेक्ष विशिष्ट व्यवहार करता है और यह प्रदर्शित करता है कि उसकी प्रवृत्ति जो है संतुष्ट करता है। मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम उपयोग विलियम जेम्स ने किया था। तो विलियम जेम्स ने सबसे पहले मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का उपयोग किया और मैकडूगल्स ने मूल प्रवृत्ति की 3 विशेषताएं बताई। मैकडूगल्स ने मूल प्रवृत्ति के लिए 3 विशेषताएं थी, जिनमें सबसे पहली थी कि ये जन्मजात होती है। हमारी जो मूल प्रवृत्ति है वो जो जन्मजात होगी और ये प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहती है और ये व्यवहार से ही प्रेरित होती है। फिर मूल प्रवृत्तियों के आधार पर सभी मानवों के व्यवहारों को स्पष्ट करने के लिए व्याख्या की जाती है और जब व्यक्ति में विद्यमान मूल प्रवृत्ति में से ही कोई मूल प्रवृत्ति क्रियाशील हो जाती है तो व्यक्ति में दैहिक और मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है। तो व्यक्ति में कई तरह की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई मूल प्रवृत्ति क्रियाशील हो जाती है, मतलब कि एक्टिव हो जाती है, तो व्यक्ति में कुछ तरह की दैहिक और मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है, जिससे मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करता है। इसके लिए मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की एक सूची बनाई है। इसमें जो है प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के लिए एक विशिष्ट संवेगात्मक स्थिति बताई गई है कि एक मूल प्रवृत्ति जो है किसी विशिष्ट संवेगात्मक स्थिति से जुड़ी होती है और सभी व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, जिनमें संज्ञान, भाव और चेष्टा ये तीनों तत्व विद्वान होते हैं। इस तरह से मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 मूल प्रवृत्तियों और उनसे संबंधित संवेग कुछ इस तरह से थे, जिनमें सबसे पहली मूल प्रवृत्ति थी पलायन और इसका संवेग था भय। फिर दूसरी मूल प्रवृत्ति थी जिसको कहा गया युयुत्सा, इसका संवेग था क्रोध। फिर तीसरी मूल प्रवृत्ति थी निवृत्ति, इसका संवेग था घृणा। चौथी मूल प्रवृत्ति थी संतान कामना और इसका संवेग था वात्सल्य। फिर 5वीं मूल प्रवृत्ति थी शरणागति, जिसका संवेग था करुणा। फिर 6ठी मूल प्रवृत्ति थी काम वृत्ति, जिसका संवेग था कामुकता। देन 7 नंबर पे मूल प्रवृत्ति थी जिज्ञासा, जिसका संवेग था आश्चर्य। 8 नंबर पे मूल प्रवृत्ति थी दैन्य, जिसका संवेग था आत्महीनता। फिर 9 नंबर पे मूल प्रवृत्ति थी आत्मगौरव, जिसका संवेग था आत्माभिमान। देन 10th नंबर पे मूल प्रवृत्ति थी सामूहिक, जिसका संवेग था एकाकीपन। और 11 नंबर पे मूल प्रवृत्ति थी भोजनोऽवशेष, जिसका संवेग था भूख। फिर 12th नंबर पे मूल प्रवृत्ति थी संग्रहण, जिसका संवेग था स्वामित्व। और 13 नंबर पे मूल प्रवृत्ति थी रचनात्मकता, जिसका संवेग था कृतिभाव। और 14 नंबर पे मूल प्रवृत्ति थी हास, जिसका संवेग था आमोद। तो इस तरह से 14 मूल प्रवृत्तियों की थ्योरी दी गई थी मैकडूगल्स के अनुसार। अब आता है दूसरा सिद्धांत, जो मैस्लो का मांग सिद्धांत था, जिसको नीड थ्योरी ऑफ मैस्लो कहा जाता है, हायरार्की नीड्स ऑफ मैस्लो भी कहा जाता है इसको। अभिप्रेरणा की मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में अब्राहम मैस्लो ने किया था और मैस्लो ने ऐसे प्रथम ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मानुभूति एक्चुअलाइजेशन को एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक बताया था और इसी के आधार पर उन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया।
इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक किसी वस्तु की कमी या मांग महसूस करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए वह क्रियाशील रहता है या अभिप्रेरित रहता है। तो अगर किसी चीज़ के लिए व्यक्ति मांग करता है तो उसके लिए वह लगातार प्रयासरत रहता है या क्रियाशील रहता है। इसके लिए मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं अथवा प्रेरक बताए, जिसमें पहला था शारीरिक आवश्यकताएं जिसको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहा गया। दूसरा था सुरक्षा आवश्यकताएं जिसको सेफ्टी नीड्स कहा गया। तीसरा था स्नेह या लगाव प्रेरक जिसको लव एंड अफेक्शन मोटिव्स कहा गया। देन फोर्थ नंबर पे था आत्म सम्मान आवश्यकताएं जिसको सेल्फ स्टीम मोटिव्स कहा गया। देन फिफ्थ नंबर पे था आत्मा अनुभूति आवश्यकता या प्रेरक जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिव्स कहा गया। तो ये एक इनका हायरार्किकल फॉर्म था जिसमें शारीरिक आवश्यकताएं सबसे नीचे थी और फिर सुरक्षा आवश्यकताएं थी, फिर स्नेह या लगाव की आवश्यकताएं थी, फिर आत्मसम्मान की आवश्यकताएं थी और सबसे लास्ट में सबसे टॉप पर आत्मा अनुभूति की आवश्यकताएं थी जो फिफ्थ नंबर पे हैं मैस्लो की थ्योरी में। इसी के संबंध में मैस्लो ने कहा कि एक संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कलाकार को चित्रकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और कवि को कविता लिखनी चाहिए। यदि वह आत्मसंतुष्टि चाहता है तो उससे जो जिस कार्य में निपुण है उसे वही कार्य करना चाहिए। एक व्यक्ति को वही कार्य में होना चाहिए जो वो कर सकता है। तो इस तरह से मैस्लो ने लास्ट में अपना निष्कर्ष निकाला कि हर व्यक्ति को उसी कार्य में संलग्न होना चाहिए जिस कार्य में उसकी रुचि है, जिस कार्य में वो निपुण है। इसके बाद तीसरा सिद्धांत था अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसको साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा गया। ये थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इन्होंने स्पष्ट किया कि मानव के अचेतन मन में दबी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ वासनाएं होती हैं, कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, तो उनको व्यवहार को अभिप्रेरित करती हैं जो उसके व्यवहार को चलाती हैं। तो फ्रॉइड ने कुछ अप्रासंगिक इच्छाओं को बताया है जिसमें अहम आता है, दमन कर देता है और वे अचेतन में पड़ी रहती हैं। तो ये ऐसी इच्छाएं होती हैं जो व्यक्ति के दमन में पड़ी रहती हैं, अचेतन दिमाग में पड़ी रहती हैं, परंतु अनुकूल अवसर आने पर वे पुनः सक्रिय हो जाती हैं। तो ये ऐसी इच्छाएं होती हैं मनुष्य की जो अचेतन मन में पड़ी रहती हैं, लेकिन जब इनका अवसर आता है तब ये पुनः सक्रिय हो जाती हैं। और प्रारंभ में बालक अपनी प्रत्येक इच्छा को पूरी करना चाहता है, परंतु नैतिकता के विकास के साथ साथ उसमें उचित और अनुचित का भी ज्ञान आ जाता है, जिसके कारण उसकी कुछ इच्छाएं दमन हो जाती हैं। तो इस तरह से फ्रॉइड ने मूल प्रवृत्तियों को व्यवहार का मूल कारण माना और दो आधारभूत मूल प्रवृत्तियां दी उन्होंने। सबसे पहली इसमें प्रवृत्ति थी जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी प्रवृत्ति थी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो इस तरह से फ्रॉइड ने दो तरह की आधारभूत मूल प्रवृत्तियों को खोजा था जो अभिप्रेरणा देती थी मनुष्य को। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति को अचेतन के द्वारा ही संचालित होता है और नियंत्रित किया जाता है। एक तरीके से कहें तो व्यक्ति अचेतन के हाथों की कठपुतली होता है। तो व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसका अचेतन मन चाहता है। फिर चौथे सिद्धांत की बात करेंगे जो मुर्रे ने दिया। तो मुर्रे का आवश्यकता सिद्धांत था, मुर्रेज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जिसको कहा जाता है। यह आवश्यकता सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने दिया था 1938 में। मुर्रे ने अपने आवश्यकता सिद्धांत में यह बताया कि एक परिकल्पित शक्ति होती है, हाइपोथेटिकल फोर्स जिसको कहते हैं, जो मानसिक स्तर पर व्यक्ति के प्रत्यक्ष संवेदनाओं, बुद्धि आदि को संगठित कर देती है और उसके व्यवहार का इसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है तथा आवश्यकता का प्रेरणा में घनिष्ठ संबंध रहता है। मुर्रे के अनुसार
असंतुष्ट आवश्यकता प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो ऐसी आवश्यकताएं जो असंतुष्ट रह गई हैं, जिनको पूरा नहीं किया जा सका है, वो आवश्यकताएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए लगातार प्रेरित रखती हैं और क्रियाशील रखती हैं, जब तक कि वह आवश्यकता संतुष्ट ना हो जाए। इस आवश्यकताओं के क्षेत्र में मुर्रे ने 2 क्षेत्रों में इनको वर्गीकृत किया है, जिसमें पहला क्षेत्र आता है प्राथमिक आवश्यकताओं का। प्राथमिक आवश्यकताएं उन्हें कहते हैं जो प्राणी के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि खाना, पानी और वस्त्र। फिर आते हैं गौण आवश्यकताएं। तो गौण आवश्यकताएं वे होती हैं जिनका जन्म प्राथमिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप होता है। तो जो प्राथमिक आवश्यकताओं के द्वारा जन्म लेती हैं उनको गौण आवश्यकताएं कहते हैं, जैसे कि खेल, निंदा या संबंध, धन अर्जन करना या आदेश देना। तो कई सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं से जन्म लेती हैं, जिनको गौण आवश्यकताएं कहते हैं। तो इसी के आधार पर मुर्रे ने अनेक परीक्षण किए। अनेक परीक्षणों के आधार पर उन्होंने ये 27 आधार बताए हैं, जिनमें सबसे पहला है अपमान, दूसरा है निष्पत्ति, तीसरा है संबंध, चौथा है अभिग्रहण, पांचवा है आक्रमण और छठा है स्वायत्त, सातवां है निर्माण, आठवां है संज्ञान, नौवां है विपरीत क्रिया और 10वां है दोष बचाव, 11वां है सम्मान, 12वां है प्रतिरक्षण, 13वां है स्पष्टीकरण, 14वां है प्रदर्शन, 15वां है प्रबुद्ध, 16वां है पोषण, 17वां है पतन बचाओ, 18वां है हानि बचाओ और 19वां है खेल। फिर ऐसे ही व्यवस्था, परित्याग, धारण और समझ, काम, संवेदनशीलता, उच्चता और परिश्रम, ये जो है 27 आधार बताए गए मुर्रे के द्वारा। अब 5वें नंबर पर सिद्धांत आता है अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, जिसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी कहा गया। तो ये प्रतिपादित किया गया था फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के द्वारा। तो इन्होंने इसको 1966 में दिया। यह अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत जो है, इसका कार्य था कि परिस्थिति में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट किया जाए, और जो यह सिद्धांत जो है उद्योग और व्यापार जगत के लिए था, और इसकी उपयोगिता थी शिक्षा के क्षेत्र में भी कम नहीं थी। तो ये जितना उद्योग और व्यापार के लिए सही माना गया, उतना ही यह शिक्षा के क्षेत्र में भी कारगर था। इस सिद्धांत के आधार पर 2 कारक बताए गए। इसमें सबसे पहला कारक था स्वास्थ्य कारक, जिसको हाइजीन फैक्टर कहा गया। इसमें कार्य की परिस्थिति, विद्यालय नीति और प्रशासन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के विभिन्न प्रकार और विद्यालय का स्तर, ये सारे कारक आते थे। फिर दूसरा कारक था प्रेरक। इसमें निष्पत्ति, मान्यता, उत्तरदायित्व, प्रगति एवं स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत विकास, ये इतने कारक इसमें जो है प्रेरक में दिए गए। अब समझ लेते हैं कि सीखने में अभिप्रेरणा का क्या मतलब होता है। मोटिवेशन इन लर्निंग। तो शिक्षा प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के प्रत्यय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सीखने की प्रक्रिया के लिए या शिक्षा के लिए अभिप्रेरणा अत्यंत आवश्यक होती है। अभिप्रेरणा का उचित उपयोग करके ही अध्यापक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अच्छे ढंग से संपादित करता है तथा अभिप्रेरित बालकों को ज्ञान अर्जन के लिए तत्पर रखता है कि उनका जो है ज्ञान अर्जन लगातार चलता रहे और वो शीघ्रता से, सरलता से, सहजता से, सुगमता से हर एक चीज़ को ग्रहण कर सकें। तथा इसी के विपरीत जो है अभिप्रेरित बालक, जो अभिप्रेरित होते हैं बालक, नॉन मोटिवेटेड होते हैं, वो प्रायः नई बातों को सीखने में रुचि नहीं लेते हैं और वे सीखने में जो है कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। तो जो बालक जो है मोटिवेटेड रहता है वो इजीली हर एक चीज़ को ग्रहण कर लेता है, ज्ञान अर्जन कर लेता है, जबकि जो बालक अभिप्रेरित रहते हैं उनको हर एक चीज़ को सीखने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है।
तो छात्रों को अभिप्रेरित करने की दृष्टि में निम्नलिखित बातों का महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ये कुछ बातें हैं जो छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो इसमें सीखने की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। तो सीखने के लिए इच्छा होनी चाहिए बालक में। दूसरा है कि सीखने में आवेदन होना चाहिए, आकांक्षा स्तर कितना है बच्चे का, प्रतियोगिता क्या है बच्चे की, कंपटीशन मतलब एक बालक से दूसरे बालक में कितना कंपटीशन है। फिर सफलता का ज्ञान, तो नॉलेज ऑफ सक्सेस होना भी ज़रूरी है। प्रशंसा, टाइम टाइम पे बच्चे को प्रेज भी करना चाहिए। निंदा, फिर पुरस्कार, तो अच्छे कामों के लिए बच्चे को पुरस्कृत करना चाहिए ताकि उसका पुनर्बलन हो सके। फिर लास्ट होता है दंड। अब अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है ये जान लेते हैं। तो उत्तेजना के लिए शिक्षक का कार्य करना पड़ता है, शिक्षक को कार्य करना पड़ता है बच्चे की उत्तेजना बनाए रखने के लिए। तो शिक्षक के समक्ष छात्रों को उत्तेजना की समस्या आती है। छात्र की निष्पत्ति उसी समय अच्छी होती है जब छात्र ना अधिक भावुक हो ना अधिक सुस्त हो। तो बच्चा तभी अच्छे ढंग से काम कर पाता है जब वो ना ज़्यादा भावुक हो और ना ही ज़्यादा सुस्त हो। शिक्षक का कार्य छात्रों को सक्रिय रखना है कि वो जो है अपनी कक्षा में सक्रिय रहे और अपने विषय वस्तु को सक्रियता से ग्रहण करे। कक्षा की दैनिक क्रियाओं को निरस्तता को कम करने के लिए नवीन कार्यों के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा अमूर्त प्रकरण को उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। तो जो चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती हैं या अगर आप कोई उदाहरण दे रहे हैं वहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो आपको उन सारी चीज़ों को उदाहरण के थ्रू या किसी चीज़ को दिखाकर तब जो है स्पष्ट कराना चाहिए। फिर आकांक्षा का स्तर आता है, आकांक्षा स्तर का विकास करना आता है। तो शिक्षक का कार्य होता है कि बच्चों के छात्रों के आकांक्षा स्तर को बढ़ावा दे और उनको विस्तार करे। प्रोत्साहन, तो प्रोत्साहन में भी शिक्षक का कर्तव्य होता है कि छात्रों को अनुक्रियाओं के थ्रू पुनर्बलन प्रदान करे जिससे उनका अनुदेशन के उद्देश्यों को प्राप्ति हो सके, उनके लिए प्रशंसा उपलब्ध हो और उनका परीक्षा फल अच्छा हो, प्रतियोगिताएं कराई जाएं। तो ये कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनको प्रोत्साहन के लिए एक शिक्षक यूज़ कर सकता है। अब आता है दंड। तो इसके बारे में पीएफ स्किनर ने भी दंड को महत्वपूर्ण माना है। तो छात्र के अवांछित व्यवहारों को रोकने के लिए दंड दिया जाना चाहिए। तो छात्र कुछ ऐसे व्यवहार करते हैं जो अवांछित होते हैं तो उनको रोकने के लिए दंड की प्रक्रिया करनी चाहिए। कक्षा में अनुशासन तथा विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड दिया जाना चाहिए। तो पीएफ स्किनर का ऐसा मानना था, लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो छात्र केंद्रित है, इसलिए आज के बच्चों को दंड नहीं दिया जाता है, उन्हें सिर्फ समझाया जाता है। तो अभिप्रेरणा का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू एवरीवन।